नाज़रीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं, सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है मजहब ना पूछो शहीदों का, क्योंकि यह बड़ा सवाल है कि मुल्क की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने वाले, मजहब और मिल्लत से ऊपर बढ़कर वतन के लिए मर मिटने वाले हमारे शहीद जवानों का क्या कोई मजहब हो सकता है? आप कहेंगे कि अरे नहीं जनाब, फौजियों का मजहब नहीं होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह जरा सी बात मुल्क के सियासतदानों को समझ ही नहीं आती। अगर समझ आती तो शायद असदुद्दीन ओवैसी साहब 7 फौजियों का मजहब देखकर उन्हें हिंदू और मुसलमान में ना बांट कर देखते। क्या यह उनका तफरका पैदा करने वाला नजरिया है जो उन्हें 7 शहीदों में से 5 को उनको मुसलमान बताना पड़ गया? या फिर यह कोरी वोट बैंक की सियासत है? हालांकि फौज की जानिब से इस पर करारा जवाब आया है, लेकिन हम भी यह वाजे कर देना चाहते हैं कि मुल्क के सियासतदानों को समझ आना चाहिए कि मेहरबानी करके मजहब मत पूछिए शहीदों का। इसी पर है आज का मुद्दा। जी हां, शहीदों पर सियासत करने वालों को फौज ने करारा जवाब दिया है। फौज ने यह साफ कहा है कि किसी भी शहीद का कोई मजहब नहीं होता, मगर अफसोस कि हमारे रहनुमा हर बात में मजहब का गोशा तलाश कर अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश करते हैं। वाज़ेह हो कि सुंजवा आर्मी कैंप पर दहशतगर्दाना हमले में शहीद जवानों पर AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मुतनासिब बयान दिया था। पूरे मामले पर एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के सुजवान आर्मी कैंप में हुए दहशतगर्दाना हमले में 7 जवान शहीद हुए। पूरा मुल्क सदमे में है। इधर लोग शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और उधर ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी शहीद जवानों का मजहब बता रहे हैं। वाजे कर रहे हैं कि 7 जवानों में 5 जवान मुसलमान थे। ओवैसी को मुसलमानों के लीडर होने की खुशफहमी भी है और रहबरे मंजिल होने का गुमान भी। लेकिन जरा सोचिए, ऐसे रहबर कैसे मंजिल का पता देंगे? ऐसे सालार काफिले को मंजिल मकसूद तक कैसे पहुंचाएंगे? मुसलमानों को उनकी नेशनलिज्म क्वेश्चन की जाती है, कश्मीरियों पर इल्जाम लगाया जाता है। अब 7 में से 5 मरने वाले कश्मीरी मुसलमान हैं, जिसमें से एक प्रेग्नेंट औरत थी जिसको गोली लगी। अब 7 में 5 कश्मीरी मुसलमान मारे गए, तो अब इसके ऊपर क्यों नहीं बोला जा रहा है कि मरने वाले भी कश्मीरी मुसलमान हैं? इस पर खामोश क्यों है पूरे मुल्क में? इतना सन्नाटा क्यों है? ओवैसी साहब, सरहद पर दुश्मन की गोली मजहब नहीं पूछती। जालिम जब जुल्म पर आमादा होता है तो न कबीला देखता है, न इलाका देखता है, न बिरादरी का पता पूछता है, न मुल्क देखता है और न मजहब। वो सिर्फ और सिर्फ जुल्म पढ़ता है, जुल्म समझता है और जुल्म करता है। JCO has been martyred and 6 other persons including ladies and children have suffered minor injuries. They have been evacuated to MH. शहीदों पर सियासत करने वालों को फौज ने भी करारा जवाब दिया। फौज ने साफ किया कि किसी भी शहीद का कोई धर्म नहीं होता है। जो लोग फौज के काम करने के तरीके और उनके मंसूबा बंद लाहे अमल को नहीं जानते, वही इस तरह की नादान बातें करते हैं। We take on the religion of our troops. We do not communalize any of them. It is only for people who don't know the inside of the functioning of the armed forces. They are the ones who are actually making these statements. I think they need to really visit all of us and then see how we put everything aside and we live together and we really do not look at any one religion from the other. अब कौन बताए कि मौलाना आजाद ने मुसलमानों की नहीं
हिंदुस्तान की आजादी का मुतालबा किया था। वीर अब्दुल हमीद जब पाकिस्तानी टैंक से टकराए और जाम शहादत नोश फरमाया तो किसी ने नहीं बताया था कि उनका मजहब क्या है और ना ही किसी ने पूछा था। ओवैसी साहब ना तो अशफाकुल्लाह खान ने मुसलमान होने के नाते और ना ही भगत सिंह ने हिंदू के तौर पर जान कुर्बान की, बल्कि सबने मादरे वतन हिंदुस्तान की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए। मगर अफसोस कि दौरे हाजिर में अजब हवा चल पड़ी है। सियासी और मजहबी लीडरान हर बात में मजहब का गोशा तलाशते हैं। सोचता हूं तो डर जाता हूं कि अगर इलाज से पहले डॉक्टर मजहब पूछने लगे तो क्या होगा, और अगर हो सके तो वैसी साहब आप भी सोचिएगा। सैयद अब्बास मेहदी, ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो कई तरह के सवाल उठते हैं जब मुल्क के शहीदों को, फौजियों को मजहब में बांटा जाता है, क्योंकि मुल्क की हिफाजत करने के लिए जब कोई भी फौजी, कोई भी जवान सरहद पर जाता है तो वो अपना मजहब, अपनी मिल्लत, अपना तबका, अपना गांव, अपना शहर सब कुछ पीछे छोड़कर आता है और वो सिर्फ एक हिंदुस्तानी बनकर के सरहद पर पहुंचता है। लेकिन मुल्क की सियासत में शायद ये बात नहीं पच पाती है, इसीलिए सियासतदां जो है उसको भी एक तरीके से नफरत उसमें भी फैलाते हैं और उसको भी बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन शायद ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पर हम लगातार अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। हम इस पर तमाम जो पहलू हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका आपका तारुफ करा देते हैं उनसे। हमारे साथ बीजेपी के दिल्ली मीडिया हेड महेश वर्मा साहब मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट बाबर कादरी साहब हैं। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान हैं हमारे साथ राजकुमार भाटी जी। इसके अलावा हमारे साथ ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं और हमारे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी मीडिया इंचार्ज सैयद यासिर जिलानी साहब मौजूद हैं और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और कर्नल दानवीर, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए सियासत को अलग कर देते हैं और मुल्क को आगे रखते हैं। सियासत यहां पर भी होगी, हो सकता है तमाम सियासी पार्टियों से जब हम बात करें तो सियासत उसमें कहीं ना कहीं घुल जाए, लेकिन जब मुल्क की बात होती है और फौजी और शहीद की बात होती है तो क्या वाकई मजहब उसके साथ जुड़ जाता है? सरहद पर जब सामने से दुश्मन की गोली आती है तो क्या यह हिंदू और मुसलमान देखकर लगती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो आज सवेरे से अलग अलग टीवी चैनलों पे जा रहा हूं और मेरे को बड़ा दुख लग रहा है कि किसी सियासतदान ने इतना बेहुदा बयान दे दिया। हिंदुस्तान के सैनिक हैं सारे के सारे और मजहब जो है वो आपका निजी और पर्सनल होता है। उसको उस तरीके से नहीं देखा जा सकता कि ये जो शहीद हुआ ये हिंदू है, ये जो शहीद हुआ ये मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। बहुत ही अफसोसनाक बयान है और उसके ऊपर सियासत हो रही है। संदीप दीक्षित जो कि सेना के प्रमुख को पता नहीं सब्जी मंडी का या गली का गुंडा कह रहे थे, वो भी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और ऐसे बयान पहले आजम खान साहब से भी हम सुनते रहे कि कारगिल की पूरा युद्ध जो है वो मुसलमान सैनिकों ने लड़ लिया। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, कई लोगों को शायद ये मालूमात नहीं होगी कि हिंदुस्तान की कई रेजिमेंट हैं जिसके अंदर प्योर मुस्लिम कंपनियां हैं। राजपूत रेजिमेंट है, कई पलटनें ऐसी हैं जिसमें कि आधी पलटन मुसलमान है, आधी पलटन हिंदू है। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री है जो कि पूरी अक्सरियत उसमें मुसलमानों की है। इसी प्रकार से राजपूताना राइफल है जिसके अंदर काफी मुसलमान है। मद्रास रेजिमेंट है जिसके अंदर दखनी मुसलमान है। तो मुसलमान बहुत ज्यादा तादाद में है सेना में। और मेरे को तो एक और बड़ा मैं काफी चौंका कि किसी ने पिछले चैनल पे जब मैं था तो वहां पे किसी ने ये भी मेरे को सुनने को मिला कि उसने बोला कि भाई आप मजहब को कैसे अलग देखते हैं, सेना तो मजहब और जाति के नाम पर बटी हुई है और ये इनकी वॉर कराई भी उसी हिसाब से होती है। बजरंग बली की जय, हर हर महादेव,
तो आप कैसे कह रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू नहीं होता, फौज में होता है। तो मैं जो भी महाशय, जो भी वो बेहुदा महाशय जिन्होंने इस प्रकार से कहा, तो मैं उनको ये भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो मुसलमान कंपनी होती है भारतीय सेना के अंदर, वो भी नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाती हैं। जब आप लड़ाई में जाते हैं तो आप अपने मजहब के हिसाब से जो आपको जो जोश भरता है, जिसमें आपको विश्वास है, आप उसका नाम लेते हैं और आप पूरे जोर से लड़ जाते हैं। उसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है। साथ में नारा तकबीर भी लग रहा होता है, साथ में बजरंग बली भी चल रहे होते हैं, साथ में हर हर महादेव भी हो रहा होता है, और सब जो है हमला करते हैं। तो ये एक जज्बा होता है। और एक और मैं बात बता दूं, बहुत जरूरी है आपके चैनल पे बताना, आपके चैनल पे बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे उर्दू जबान के लोग इसको देखते हैं, सुनते हैं। जो प्योर मुसलमान कंपनियां होती हैं या जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की होती है पलटनों में, वहां के जो अधिकारी हैं, जब रोजा होता है तो वो भी रोजा रखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो भी रोजा रखते हैं क्योंकि उनके जवान जो हैं मुसलमान हैं और वो रोजा रखते हैं। वो उनके साथ शामिल होते हैं कि आप पानी नहीं पिएंगे तो हम भी नहीं पिएंगे, आप खाना नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे, और आपके साथ उठेंगे, साथ बैठेंगे, क्योंकि हम लड़ाई में जाएंगे तो साथ मरेंगे और साथ जिएंगे। जज्बा ये होता है। और तो ये बहुत जरूरी है कि ये समझ लिया जाए कि बहुत अच्छे पॉइंट्स आप बता रहे हैं सर, और सियासत में ना तोड़, इसीलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे कोई भी सियासतदान हो, किसी भी पार्टी से हो, कम से कम इस तरह का तफरका नहीं पैदा करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद नुमानी साहब। नुमानी साहब, मैं मजहब के ताल्लुक से ही ये समझना चाह रहा हूं कि जब बात मुस्लिम जवान, हिंदू जवान की, मुस्लिम शहीद और हिंदू शहीद की होगी, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अंदर भी नॉर्मलसी रहेगी? कम से कम अंदर तमाम तरह की बातें सियासतदान करते हैं, लेकिन फौज को तो इससे दूर नहीं रखना चाहिए क्या? चाहे कोई भी हो, क्योंकि देखिए कई तरह के बयान, चाहे संदीप दीक्षित की बात हो, चाहे आजम खान का जिक्र हुआ, चाहे ओवैसी साहब ने कहा, ये तमाम तरह की जो बातें आ रही हैं मुख्तलिफ सियासतदानों की तरफ से आना, क्या ठीक है? देखिए, जैसे जो है नाम जब लिया जाता है कि ये जो है मोहम्मद इकबाल है या मुजाहिद है, तो ये तो पता चल जाता है बिल्कुल। और जब मदन लाल कहा जाता है तो पता चल जाता है। लेकिन यह है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे जो है राजनीति जो है, जो बांटने की राजनीति है, समाज को अलग अलग जो है खानों में, घरोंदों में, ये जो है वो गलत है। तो सियासतदान जो है वो कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि जिससे जो है लगे फौज में जब चले गए तो ये होने के बावजूद कि ये जो है सिख है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, वहां जो है सब भारतीय जो है वो सेना जो है वो में शामिल रहते हैं। वहां जो है कोई मतलब नहीं होता है कि कोई भेदभाव या इस तरह की चीजें जो है। लेकिन यह है कि ये उभार के जो है दिखलाया जाता है, देखिए फला जगह जो है मुसलमानों ने ये किया है और फला जगह हिंदुओं ने ये किया, फला जगह राजपूतों ने किया, फला जगह सिखों ने किया। तो ये कह के जो आप ये क्यों नहीं कहते कि ये भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी है ये? आप जो है जब ये कह दिया आप, तो सब उसमें जो है वो शामिल है। अभी जिन सियासतदान ने ये बात कही है सर, वो मुसलमानों के रहनुमा होना का दावा करते हैं, लेकिन क्या इस तरह से तकसीम करना ठीक है? क्या सही मैसेज दे रहे हैं वो? देखिए, जब आप तकसीम करते हैं, बांटते हैं, किसानों को जो है या जो है मजदूरों को जो है या जो है वो सेना को, ये सब जो है एक वर्ग है, तबका है। फौज में जब है तो सब वो जो है फौजी हैं, जब किसान है तो सब किसान है, जब मजदूर है तो सब मजदूर है। जब आप हिंदू मुस्लिम करते हैं तो यहां पे लगता है कि आप जो है कहीं न कहीं जो है वो गलत सियासत कर रहे हैं और वोट बैंक की जो है वो राजनीति हो रही है। ये जो है वो गलत है, इसी को आपको खत्म करना है, तभी जो है वो भारत की जो है सुंदरता और जो है वो खूबसूरती जो है वो बने रहेगी और जो है भेदभाव को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, मुल्क के अंदर तो मजहब को बांटने का और तफरका करने का इल्जाम बीजेपी पर बहुत लगता है, और यही कहा जाता है कि बांटने की सियासत बीजेपी करती है। इस तरह के इल्जामात का आप जवाब भी देते रहते हैं, लेकिन अब जब ओवैसी साहब ऐसी बात कर रहे हैं तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने आम लोगों पर नहीं बल्कि फौज को इस तरीके से बांटा है। ओवैसी साहब वो व्यक्ति है, वो चरित्र है, वो नेता है जिसने याकूब मेमन को के लिए खड़ा हुआ, जो अफजल गुरु के लिए खड़ा हुआ। ऐसे व्यक्ति से आप क्या उम्मीद रखते हैं? आप यही उम्मीद रखेंगे? दूसरी बात कि ओवैसी साहब जब भी कुछ कहते हैं तो अक्सर मुझे लगता है कि जो मुस्लिम वोट के ऊपर अपनी राजनीति करते हैं उन लोग के जुबान पे ताले लग जाते हैं। वो कभी बोलते नहीं हैं, कभी इस आदमी को काउंटर नहीं करते हैं। इसका छोटा भाई
क्या क्या बोल गया। किसी आदमी ने नुमानी साहब का अभी नुमानी साहब वही बात समझा रहा हूं। कर रहे थे काउंटर किया था जब हमने यासीन के साथ जो है काउंटर किया था। सुनिए, आज की डेट में अगले की हिम्मत ये हो गई कि हमारे अमर शहीद, हम जो है उनकी शहादत को देख के हमारे आंख भर जाते हैं, हमारी आंखें नम हो जाती है और हम ये सोचते हैं कि हमारे अगर ये नहीं होते तो हमारा क्या होता। और उस चीज को लेकर इस तरह से बात करना ओवैसी जैसे व्यक्ति का, इस आदमी की तो जितनी मजम्मत की जाए, इस आदमी को जिस तरह से ये सियासत के लिए फड़फड़ा रहा है और जिस तरह से ये गालियां बक रहा है हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, हमारी भारतीयता की। नहीं, लेकिन सर देखिए एक बात ये भी है कि उन्होंने ये बात कही, और इस पे चुप्पी साधना, और आपने अभी क्या कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा ये सिर्फ मुस्लिम वोट के डर से ऐसे मुस्लिम नेता को कुछ ना कहे, इससे शर्मनाक बात, इससे घटिया बात कुछ नहीं हो सकती। देखिए असल में कनेक्टेड है। मैं एक और बात भी कह रहा हूं कि ये कनेक्टेड भी है। हमारे ये जो बात उन्होंने कही है, हमारे जो मुस्लिम बरादरान है, हमारे डिफेंस लोग हैं, मैं चाह रहा हूं और ऐसे लोगों को ऐसे काउंटर करे कि दोबारा से कोई आदमी हिमाकत न करे कि हमारे सेना पे कोई काउंटर हो रहा है। देखिए सेना पे नहीं, समाज के ऊपर भी। देखिए विनय कटियार साहब का भी स्टेटमेंट आया था, उसकी भी तारीफ नहीं करी जा सकती, वो भी बहुत ही निंदनीय है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे माशरे में ओवैसी भी है, कटियार भी है, तो हमें कटियार और ओवैसी की मुखाफत करनी पड़ेगी। माफ कीजिएगा, वो सेना के ऊपर या कोई भी शख्स हो, नहीं तो मतलब सेना पे कह सकते हैं और समाज पर नहीं का उतना ही हक मुझे भी एक भारतीय होने के नाते मेरा, आप जो भी कहिए, लेकिन मैंने जो कहा है, मैंने जो कहा है, जो बोलता है जब कोई सेना को गलत बोलता है, मेरा भी खोलता है, लेकिन ये नहीं है कि आप लीडरान के ऊपर, हमारे सारे लीडरान के ऊपर ये जिम्मेवारी है और हमारे पास वो बहुत ही जिम्मेवाराना बयान दिया करें। समाज को इस प्रकार से तोड़ना कि आप मुसलमान हैं तो आप सारे पाकिस्तान चले जाइए, या नहीं, मैं फौजी होने के नाते, क्योंकि मेरे फौजी मेरे मुसलमान दोस्त हैं, मैंने उनके साथ में लड़ाइयां लड़ी हैं, मैंने उनके साथ में आतंकवादियों के साथ मुकाबले करे हैं। मेरे को शर्म आ जाती है उनके साथ चेहरा दिखाते समय, मेरे को शर्म आ जाती है। ओवैसी साहब के बयान से मेरे मुसलमान सैनिकों को शर्म आती है मेरे से नजर मिलाने के लिए, मेरे से, और मेरे को शर्म आ जाती है जब विनय कटियार ऐसा कोई बयान देते हैं तो अपने मुसलमान सैनिकों से नजर मिलाने में मेरे को भी शर्म आ जाती है। मुझे आप जैसे लोगों से अगर कोई चीज अपेक्षा मैं करता हूं तो ये है कि जो हम अपना मुंह बंद रखें। नहीं, मुंह बंद आप बोलते रहे, हम अपना मुंह बंद रखें। महेश जी देखिए जो मैसेज जा रहा है बहुत वाज़ेह तौर पर रखेंगे। महेश जी आप रिटायर्ड हो, चाहे सर्विंग हो, चाहे नॉर्मल शहरी हो, सेना के ऊपर सिर्फ आपको हमारे लिए ठीक है, आप बोलिए। हम तो विनय कटियार साहब के बारे में बात कर रहे हैं। करिए विनय कटियार साहब के बारे में। हम आपके बारे में तो नहीं कह रहे। आपको जो करना है आप विनय कटियार साहब के बारे में बात करिए। आप ओवैसी साहब को आप अरे क्यों ओवैसी चलाइए फोन, क्यों? हम तो उनकी और क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं आप? उसको सियासी भाई क्या हम ऐसी बात कर रहे हैं? बताइए आप कभी विनय कटियार जी का नाम ले रहे हैं, कभी अरे भाई विनय कटियार संस्कृति और या सेना पे कोई भी आदमी अगर संदीप दीक्षित, ये सब संदीप दीक्षित का नाम लिया आपने? कहाँ नाम लिया? क्यों नहीं लिया? सबसे पहले संदीप दीक्षित का नाम क्यों नहीं लिया है? संदीप दीक्षित सबसे पहले नाम लिया है। सर ठीक है आप लोग विनय कटियार और आगे जाऊंगा ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम 3 दिन में वो कर देंगे जो आप 7 महीने में नहीं कर सकते, वो हम साला 3 दिन में करके दिखाएंगे। ऐसे भी लोग हैं। हाँ, तो क्या उनके ऊपर भी मेरा सवाल है, क्या गलत है? आपको बहुत अच्छा लगता होगा, क्या गलत है? मेरे को तो अपनी तौहीन लगती है। आपको क्यों तौहीन लगती है कि भाई हमारी तैयारी है, वो आदमी वो काम कर लेगा, वो आदमी वो काम कर लेगा 3 दिन में जो कि मैं 7 महीने में नहीं कर सकता। हम अगर जाते हैं ना कहीं, मेरी सलाहियत, मेरी काबिलियत के ऊपर सवाल उठाते हैं, मेरी काबिलियत और मेरी सलाहियत के ऊपर सवाल उठाता है वो मेरे को तकलीफ है। सुनिए, भारतीय सेना की तकलीफ है, इज्जत है, जो ईमान है हमारा वो मेरे को तकलीफ है। आप जैसे बोल रहे हैं, इससे मेरी भारतीय सेना के प्रति जो मेरा आदर सम्मान है वो कम नहीं होगा। ठीक है सर, यही आदर जो है ना कहीं हम ये उम्मीद करते हैं कि दानवीर सिंह जी के लिए भी हो, क्योंकि वो
सेना में अपनी सर्विस दे चुके हैं और यहां पर वो अपनी बात रखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन सर मैं तो यही कह रहा हूं ना कि आप ये क्यों देख रहे हैं कि ओवैसी साहब ने कहा या विनय कटियार साहब ने कहा या संदीप दीक्षित ने कहा? सबसे पहले डिबेट में नाम संदीप दीक्षित का, जीवन को, मेरे सैनिक के जीवन के ऊपर भी नहीं पड़ रहा है उसका। हमने कभी इस भाई पढ़ रहा है ना, जब ओवैसी बोलता है, जब ओवैसी बोलता है तो उसके परिजन भी तो है घर में, उसके परिजन भी तो है घर में, परिजन को भी तो जवाब देना पड़ेगा, उस आदमी को भी तो किसी से नजरें मिलानी पड़ेगी। कौन कांग्रेस का, सपा का कौन सा प्रतिनिधि आके कहा कि ओवैसी आज गलत कर रहे हैं? अरे हमें उससे क्या लेना देना, हम कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, आपके ही कहने से हम कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, संदीप दीक्षित गलत कर रहे हैं, आजम खान गलत कर रहे हैं, ओवैसी गलत कर रहे हैं, इसका भाई और जो 3 दिन और 7 महीने की तुलना कर रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। कर्नल साहब, आप उस चीज को, आप प्रधानमंत्री को भी सलाम करते हैं, आप जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो कहते हैं राष्ट्रपति सर इसको वन ऑन वन डिबेट नहीं बनाते। अरे हम तो आपको भी सलाम करते हैं। नहीं सुनिए, मैं आपको बताता हूं सर, वन ऑन वन डिबेट नहीं बनाते प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, हर आदमी को गाली देता मिल रहा है। ठीक है सर, कौन आदमी इसको काउंटर करने के लिए तैयार है? ठीक है महेश जी, मुस्लिम मौलवी साहब खड़े हुए भाई उनके खिलाफ, ठीक है, मौलवी साहब खड़े हुए, ठीक है, सलाम करते हैं महेश साहब, ठीक है मैं रोक रहा हूं, ठीक है मैं रोक रहा हूं, मैसेज बहुत क्लियर है सर, मैसेज क्लियर है सर। जो फैसला करने वाली ना आवाम है, जो देख रही वही आवाम है, क्या जा रहा है मैसेज आप खुद बेहतर समझ सकते हैं इस बात को, और शायद आप जो मैसेज देना चाहते हैं वाज़ेह तौर पे दे भी रहे हैं। लेकिन राजकुमार भाटी जी, महेश जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई लीडर, कांग्रेस का कोई लीडर मुस्लिम वोटों के डर की वजह से सामने आकर कंडेम नहीं कर रहा है। क्या आप कंडेम कर रहे हैं? महेश जी की सोच और महेश जी का ज्ञान बहुत अधिकच रहा है और बहुत अल्प है। समाजवादी पार्टी हमेशा ओबीसी के कट्टरवादी बयानों का विरोध करती रही है और दूसरी पार्टियां भी करती हैं। आज करते हैं, हम करते हैं। क्या करते हैं? दूसरी बात, भारतीय सेना बयान पर रिएक्शन, देखिए मैं उसी पर रिएक्शन दे रहा हूं। भारतीय सेना एक बहुत महान सेना है, विश्व की सर्वोत्तम सेना है, और भारतीय समाज भी बहुत सुंदर समाज है। भारत में हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते हैं, उसी तरह सेना में भी मिलकर रहते हैं। जिस तरह जम्मू कश्मीर के 5 नौजवानों ने शहादत दी है देश के लिए, और उनमें शायद 4 मुसलमान हैं। नहीं, अब सर टोटल जो है वो 7 जवान हो गए, जिनमें से 5 मुसलमान हैं और 2 हिंदू है। लेकिन हम हिंदू मुसलमान की बात ना करके 7 जवान की बात। मैं जो कह रहा हूं, मैं अपनी बात ही कहूंगा, नहीं मैं आपकी बात तो नहीं कहूंगा। इसको लेके और उस उनके जो शव यात्रा में जिस तरह से जम्मू कश्मीर का जन सैलाब उमड़ा है, घाटी के लोग उमड़े हैं, और वहां भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, और जो देशभक्ति का सैलाब देखने को मिला है, इससे एक तो पाकिस्तान को बड़ी चिंता हो रही होगी, उसके पैरों तले की जमीन कांप रही होगी, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी शर्म आ रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कहते रहते हैं कि मुसलमान के 2 स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। और अभी एक सप्ताह नहीं गुजरा जब इनके एक सांसद ने कहा कि सारे मुसलमानों को या तो बांग्लादेश चला जाना चाहिए या पाकिस्तान चला जाना चाहिए, और इनके बड़े बड़े नेता इस तरह के बयान देते हैं। शर्म आ रही होगी। दूसरी बात, अगर ये लोग ये चाहते हैं कि समाज में तो जहर घुलते हैं और सेना एक रहेगी, तो ये संभव नहीं है। समाज का जहर सेना में भी पहुंचेगा। अगर सेना को देश को सुरक्षित रखना चाहते हो तो समाज में भी जहर मत फैलाओ, समाज में प्यार मोहब्बत बढ़ाओ, भाईचारा बढ़ाओ। और ये कितने दिन मुस्लिम वोट के नाम पर सियासत करते रहोगे? महेश वर्मा जी की बौखलाहट दिखाई दे रही है, कोई जवाब दे नहीं पा रहे हैं। कभी ये कर्नल साहब से भिड़ने लगते हैं, कभी जो सपा बसपा पे निशाना साधने लगते हैं। आप अपनी सफाई दीजिए, आप खड़े होइए ना, आप छोड़ दीजिए वोट बैंक की राजनीति, हम आपके साथ खड़े होकर विकास की सारी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आप भजन कीर्तन करते हैं, इसलिए लग रही है कि आप मुसलमान वोट हमारा कट जाएगा, मुसलमान क्या बेहूदी निराधार और बकवास बात आप कर रहे हैं? एकदम बेहुदा निराधार और बकवास बात आप कर रहे हैं। हम बकवास हम कभी किसी वोट बैंक की चिंता नहीं करते, हम देश के साथ हैं। नहीं कहीं हम कभी वोट बैंक की वोट बैंक की आप करते हो, राम रथ यात्रा आप निकालते हो, हिंदू है, राम मंदिर का नारा आप देते हो, आपके घर के परिवार के लोग आपके साथ नारा देते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, वोट बैंक की चिंता। यासिर जिलानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है सर, आप दोनों के पास आऊंगा। यासिर जिलानी साहब, यहां पर आप देख रहे हैं कि कर्नल दानवीर सिंह से भी महेश वर्मा जी की एक बातचीत हो रही है, बहस हो रही है, लेकिन क्या कर्नल साहब या फिर मुल्क का कोई भी बाशिंदा यह कह सकता है या यह कहना चाहिए कि इसी सियासतदान को यह इख्तियार है कि उस तरह की बात न करे, और इस सियासतदान को इख्तियार नहीं है कि उस तरह की वो बात कर सकता है? जब बात गलत है तो कोई भी कर रहा है तो शायद वो गलत है। देखिए, मैं सबसे पहले एक तो कल से मन दुखी है और बड़ा
क्योंकि 7 जवान मारे गए हैं, 7 घर के लाल मारे गए हैं। आप उस परिवार के दुख का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के उनकी माँ, उनकी बहन, उनके बेटे, उनके भाई के साथ क्या गुजर रही थी। मैं उसके बाद कर्नल दानवीर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरह से आज उन्होंने शानदार तरीके से ये खुलासा किया टीवी चैनल पे, और सुबह से हम लोग कई चैनलों पे साथ रहे हैं, और उन्होंने जो बताया है कि मुस्लिम कंपनी जो होती है, पलटन जो होती है, वो भी फौज के अंदर अपना एक अहम रोल निभाती है। तो एक तो इनको मैं धन्यवाद, साधुवाद कहूंगा और इनको सल्यूट करूंगा। इनके ऊपर किसी तरह का क्वेश्चन करना मुझे लगता है बिल्कुल बेईमानी होगी। और दूसरी तरफ देखिए, ओवैसी ने जिस तरह की बात कही, मजहबी बात जो कही, या संदीप दीक्षित ने मजहबी बात कही, धार्मिक जो बात कही, उसका तमाचा आज कुपवाड़ा में लाखों की संख्या में, बिल्कुल अशरफ मीर साहब जो शहीद हुए हैं, हाँ। सूबेदार, उनके जनाजे में जो हिंदुस्तानी कश्मीर के कुपवाड़ा जैसे इलाके में पहुंचे हैं, उन्होंने तमाचा मारा है ओवैसी। और मैं सुन लीजिए एक बात और कर दूं, और आरा बिहार के अंदर भी एक तमाचा पड़ा है ओवैसी और जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जिस तरह से हजारों की संख्या में उनके जनाजे में लोग पहुंचे हैं, और वहां पे भारत के नारे लगे हैं, अमर रहे के नारे लगे हैं। लेकिन जो मेरा सवाल है मैं उसका जवाब भी चाह रहा हूं। जी बिल्कुल। तो ये लोग, अब देखिए समाज में इनकी कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो ये इनका रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें विनय कटियार भी शामिल है ना लेवल पे, कोई आपके लिहाज से आप जो बात कह रहे हैं, देखिए इसमें विनय कटियार भी शामिल है ना, कि विनय कटियार को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, जो लोग कट्टरता की बात करेंगे हम उनके खिलाफ हैं। जो भी लोग विनय कटियार, जिस भी संगठन में कट्टरता फैलाई जाएगी, भारत के लोग इस वक्त बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत बदलाव साहब क्या मैसेज दे रहे हैं, और महेश वर्मा साहब आपसे तरफ से क्या मैसेज जा रहा है, छोटे मुल्क और मुल्क भारत को अंदाजा लगा सकते हैं। कट्टरता और उन्माद फैलाने वाली राजनीति में नहीं फंसने वाला है भारत। चलिए, मुझे एक लेकिन छोटे से ब्रेक पर जाना है, और बाबर कादरी साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, लेकिन मजबूरी है, मुझे ब्रेक पर जाना पड़ रहा है। ब्रेक से लौटेंगे और सीधा आपके पास आता हूं। तो बात शहीदों की कर रहे हैं, क्योंकि आखिर मजहब क्यों पूछा जा रहा है शहीदों का, और सियासतदान मजहब को लेकर के, देश के शहीदों के मजहब को लेकर के सियासत क्यों कर रहे हैं, इसी पर हम बातचीत करें। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है, और पॉलिटिकल एनालिस्ट बाबर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं आपके पास आ रहा हूं, माफी के साथ कि आपके पास देर से आ पाया, लेकिन बाबर कादरी साहब, सियासत तो इस मुल्क ने तमाम चीजों पर देखी है, और शायद कोई ऐसा जो है शोभा नहीं है जिस पर सियासत नहीं हुई। लेकिन अभी तक फौजी जवान इससे शायद पाक साफ रहते थे, लेकिन क्या अब वो दौर भी है कि जब जवानों का मजहब भी तलाशा जाएगा, और इससे समाज पर, मुआशरे पर, हिंदुस्तान पर और भारतीयता पर क्या असर पड़ेगा? आप क्या देख रहे हैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर? देखें, पहले आपने मुझे आधे घंटे के बाद आप मौका दिया, और मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। मैं उम्मीद रखता हूं कि जो को पैनलिस्ट हैं वो मेरे साथ ऐसी कोऑपरेट करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो ये डिबेट होना चाहिए, डिबेट कुछ सीखने और सिखाने के लिए होना चाहिए। इसमें अपनी पार्टी का स्टैंड रखना, फिर टीवी चैनल्स पे आना, मेरे लिए कोई मकसद नहीं है, ना इसमें कोई फायदा होता है। असल में मेरी ड्यूअल जो ये रिप्रेजेंटेशन है, अभी मैं पहले एज इंडियन पर्सपेक्टिव में आपके सामने, क्योंकि आपने मुझे तारुफ करवाया है कि मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, तो मैं अपने आप को नहीं समझता, बट आपने बताया तो थोड़ी एनालिसिस में आपको एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कहता हूँ। देखें, जब हिंदुस्तान बना तो जो फाउंडेशंस हिंदुस्तान की थी वो बनी थी सेकुलरिज्म पे, सोशलिज्म पे। जो भीमराव अंबेडकर साहब थे, नेहरू जी, गांधी जी, जो वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग, उन्होंने इसकी एक सोच रखी थी कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज हैं, उनको एक साथ बाबर कादरी साहब, चाहूंगा थोड़ा शॉर्ट में और टू द पॉइंट रखें, क्योंकि बाकी के पास भी और जाना है। ठीक है सर, मैं आपके पास हूं, पूरा वक्त दे रहा हूं सर, बाकी लोग नहीं, बाकी कहीं से कोई रुकावट नहीं आएगी, आप बात पूरी करें। हाँ,
देखें, मेरे ख्याल से जो पोलराइजेशन हुई है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई है, जो आरएसएस और बीजेपी की तरफ से हो रही है, जो अभी हमारे दोस्त हैं वहाँ पे जिलानी साहब हैं जो बीजेपी के साथ एफिलिएटेड हैं, और एक दोस्त हैं जिन्होंने एसपी के रिप्रेजेंटेटिव को अभी बोला कि आप मुसलमानों का वोट बैंक लेने के लिए ये बातें करते हैं। अब ये धीरे धीरे मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन को भी खा गया दीमक की तरह, धीरे धीरे। मुझे लगता है कि जब तक एक कोर इशू है वो है कश्मीर, अगर मसला कश्मीर पे कोई ठोस बातचीत ना हो, कश्मीरियों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आप वार्तालाप स्टार्ट नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, ये रेस्ट ऑफ इंडिया में अब एक जहर उगल रहा है और ये एक सिमरिंग वॉल्केनो ये एक लावा उबल रहा है वहां पे। तो मेरे ख्याल से इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड इंडियनिज्म और भारतीयता के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किए गए हैं, जो डायलॉग होना चाहिए, आप तो डायलॉग से ही डरते हैं, आप तो डायलॉग की बात ही नहीं करते। देखें, आप जम्मू कश्मीर की बुनियाद पे आप हिंदुस्तान को बांटने जा रहे हैं। आप हिंदुस्तान में भी कम्युनिज्म की वो मतलब बोली बोल रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी बोली बोल रहा है। नुमाइंदे ज्यादा लग रहे हैं, कश्मीर फालतू की बातें कर रहे हैं। बाबर कादरी साहब, मुझे लग रहा था कि आज आप भारतीय की बात करेंगे, लेकिन आज भी आपने वही पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव इस्तेमाल करा और अलगाववादी नेता की बात करने लगे। मोहम्मद मीर साहब जो शहीद हुए, जिनका जनाजे में आपने देखा लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत करी, उन्होंने इनके गाल पे और इनकी जो जमात है उसके गाल पे बहुत सख्त तमाचा दिया है। और जिस कश्मीर मसले की ये बात कर रहे हैं, वो कश्मीर मसले का जवाब उस इज्तिमा ने दे दिया है। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि वहां पे कितने तादाद में लोग आए और जो प्रोपेगेंडा इनके तरफ से और इनके जो आका जो इस्लामाबाद में बैठे, जिनके पैसों पे ये पलते हैं, जो वाइफ है, उसको पूरा जवाब दे दिया है। जो बड़ा महल इन्होंने बनाया, एनकाउंटर में मारा गया है, बड़ा महल जो झूठ पे इन्होंने बनाया, वो पूरा एकदम से ताश के पत्तों की तरह ढह गया। साहब, उसकी वाइफ ने जो स्टेटमेंट दिया वो आपने सुना? मीर साहब का जो पूरा जो प्रोसेशन था, वो पूरी चीज बयान कर रहा है, पूरी दुनिया को दिख गया वो। अब इनकी जो अहमियत है वो खत्म हो गई है। और वो कह रही, उसकी वाइफ तो कह रही है कि इसको आर्मी वालों ने खुद मारा। देखिए, ये बिल्कुल देखिए, आपने पहला और दूसरा प्रश्न बात कर रहे हैं, कहना पड़ेगा, ये तो आप पाकिस्तानी बन के बात कर रहे हो। कितनी बड़ी ये जो आप बाबर कादरी साहब, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है ना कि सात लोगों की शहादत, ये उनकी वाइफ है, ये उनकी वाइफ है। ये वीडियो आपने देखी है? ये सूबेदार साहब की वाइफ नहीं है, ये सूबेदार साहब की वाइफ नहीं है। ये वीडियो मेरे पास भी, ये वीडियो मेरे पास भी है। किनकी वाइफ है? ये वीडियो मेरे पास भी है, ये वीडियो मेरे पास भी है। ये बताएं, ये किसकी वाइफ है? ये वीडियो मेरे पास भी है जनाब। बेटी को बना दिया होगा किसी नहीं, किनकी वाइफ है? और उसका तर्जुमा भी मेरे पास आ गया है, गलत दिशा में तर्जुमा भी मेरे पास आ गया है। कश्मीर में जो बोल रही है उसका तर्जुमा भी मेरे पास आ गया है। ये तो और खतरनाक दिशा में जो है बात जा रही है। बिल्कुल बोला ही नहीं, खतरनाक इंटरप्रिटेशन मेरे पास है। उस महिला ने ये बोला ही नहीं। ये आपका आदमी जिसने ये बनाया है वीडियो, दहशतगर्द ने, उसने ये उसके मुंह में जवान में ये अल्फाज डालने की कोशिश करी है। हम इस डिबेट के जरिए इसको एक ऐसा इसका मतलब है कि वो दहशतगर्द एक वहां पे लाखों लोगों पे हावी हो गया है। आप अभी कह रहे थे वहां पे लाखों लोग अरे शर्म करिए आप चले जाइए इस्लामाबाद, आप जाइए श्रीनगर को छोड़ के, हम अपना कश्मीर संभाल लेंगे, आप जाइए। देखें, आप वहां जाइए, देखें, आप वहां जाइए। यही आप कह रहे हैं, इंतजार कर रहा है, यही कह रहे हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों वहां पे इंतजार कर रहा है। आप वहां जाइए, ठीक है, आप वहां जाइए। मैं आ रहा हूं और इसीलिए कहा, ठीक है। लेकिन नुमानी साहब, ये हम देखिए तमाम बातें कर रहे हैं और हम जब
कहीं ना कहीं मुद्दे पर रहने की कोशिश करते हैं, तो बाबर कादरी साहब कहां लेकर जा रहे हैं? किस तरह की ये सियासत है सर, और क्या बात कह रहे हैं? आप उनको लेके आए, आप उनका बैकग्राउंड बताएं। ठीक है बाबर कादरी साहब जरा गौर से सुनिएगा, बाबर कादरी साहब जरा गौर से सुनिएगा। आर्मी भारतीयता की बात करने वाले भारतीय बोलने दिए। मैं चूंकि खुद कॉलम निगार हूं और मुसन्निफ हूं, मेरी 15 किताबें जो छपी हुई, मैं जानता हूं जो पाकिस्तान भारत हिंदुस्तान को, मैं तो कहता हूं वो पाकिस्तान बांग्लादेश का हिस्सा भी जो है वो हमारा है। वो कहां की बात आप कर रहे हैं? वो जो है ना लकीरें खींचने से जो है वो भारत को आप खत्म नहीं कर सकते। ये जो राजनीति हो रही है ना, हमने इसीलिए विरोध किया था कि ये जो है ना भारत माता के जो टुकड़े कर रहे हैं, ये जो खून जो गिर रहा है ना, ये जो है उन लोगों के कपड़ों को जो है दाग दाग जो है वो करेगा। पूछ रहे हैं अपनी क्वालिफिकेशन बताएं। डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चन। इस्लामिक क्लरिक वेल क्वालिफाइड। हिंदुस्तान में किसी को बताने की जरूरत नहीं। नुमानी साहब की क्वालिफिकेशन क्या है? 17 किताबें लिखने वाले की क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं। ये मेरी 15 बुक्स है। मैं सुनना चाहता हूँ, मैं तो सुनना चाहता हूँ मौलवी साहब। मैं दारुल देवबंद का उपाधि प्राप्त हूँ, मैं मुफ्तियों को पढ़ाता हूँ, मेरी 15 बुक्स छपी हुई है, मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, और आपके बराबर मेरे बच्चे हैं। कादरी एक्सपोज हो गया, मैं किसी भी आपको जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए जो है वो क्या है। पाकिस्तान जाए, मनीषा जाए, आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है बाबर कादरी साहब, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि मैंने आपको अलग पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा। हम तो जाने नहीं देंगे, गलत जाने नहीं देंगे। मैं सर मैं जाने नहीं दूंगा, हम बात अपनी टॉपिक पे करेंगे और हम फोकस रहेंगे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि बाबर कादरी साहब से मैंने दूसरे प्रोस्पेक्टिव से सवाल पूछा, जवाब राजनीति हो रही है, राजनीति। तुम्हारी बात सही है भैया, यही बात तुम लोगों को करना चाहिए कि हिंदुस्तान को खाओ और पाकिस्तान का बजाओ। है वो बहुत ही निहायत अलगाववादी और देश विरोधी और भारत विरोधी बातें हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बाबर कादरी भी भारतीय है। देखिए आप ये कोई भी भारतीय अगर भारतीयता का अपमान करता है, भारतीय को शर्म आती है, हमें भारतीय होने पे क्या बात आप कर रहे हो? ये कहते हैं ना किसी के लिए भी ये कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, ये आकर हमें ये डायलॉग भी छोड़ देना चाहिए। ये डायलॉग हमें नहीं बोलना। आप जेल में डालिए, इनके खिलाफ मुकदमा लिखिए, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। वो किसकी नुमाइंदगी करता है? हिंदुस्तान नुमाइंदगी आप पूछिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे बाबर कादरी साहब, पूछिए, आप पूछिए। मेरे सब सुने नहीं आपने? ठीक है सर, वो भारत विरोधी बयान है, भारतीयता का अपमान है, राजद्रोह है, राजद्रोह है। नहीं, लेकिन हमारा संविधान सक्षम है। मैं कहता हूँ जंग करने के बजाय बातचीत करें। बाबर कादरी साहब से पूछते हैं, गलत मौलाना साहब से ये पूछ रहा है, गलत बयान है, शहीद का भी मौलाना साहब से पूछ रहा है कि मिर्ची लग रही है। मैं सबसे बड़ी उपाधि प्राप्त नुमानी साहब, इसको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो पूरा मुल्क जानता है इस बात को। लेकिन बाबर कादरी साहब, मैं देखिए प्रोस्पेक्टिव की बात थी, आपने कहा कि मैं इस प्रोस्पेक्टिव से बात करूंगा। शहीद हुआ भारतीय कह के और उसके ऊपर लानत मलानत कर रहे हैं, उसकी बीवी कह रही है कि भारतीय आर्मी ने मारा। महेश जी, लेट मी आस्क, शर्म आनी चाहिए यार, इंसानियत के नाम पर भी आपने आज शर्मसार किया। मुझे एक सवाल पूछने दीजिए बाबर कादरी साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। चलिए, आपने हिंदुस्तानी के तौर पर अपनी बात रखने की कोशिश की, जाके समर्थन करो। सर मैं आ रहा हूं। बाबर कादरी साहब, ठीक है, आपने हिंदुस्तान के तौर पर, हिंदुस्तानी के तौर पर अपनी बात रखी। बस मैं इतना चाहूंगा कि अगर आप अपनी तरफ से एक बात का जवाब दे पाए तो शायद बहुत अच्छा जवाब आ जाएगा। आप कह दीजिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे बहुत बढ़िया कहना दो। देखिए, मुझे कोई हर्ज नहीं है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे या पाकिस्तान जिंदाबाद रहे। हम
मुझे सवाल पूछने दीजिए, ठीक है सर, मैसेज जा रहा है, जय भारत कहने में ठीक है, एक सवाल अगर मगर की बात है, ठीक है जय भारत, यासिर साहब जिंदाबाद, मैं सब आ रहा हूँ बाबर कादरी साहब, बस जय भारत नहीं पूछ रहा, अगर और मगर मत कीजिए, सलाम, अगर और मगर नहीं, जिंदाबाद, ठीक है सर, अगर और मगर नहीं, बाबर कादरी साहब अगर और मगर नहीं, हिंदुस्तान में बैठे आप हिंदुस्तानी की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानी की हैसियत से बात कर रहे हैं, तो मैं अगर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो आप कहेंगे, कहिए ना, बस एक बात, आपका जवाब अपने आप आ जाएगा, कहिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, बिना पाकिस्तान को शामिल किए, बिना बाबर का हिंदुस्तान जिंदाबाद, बाबर का हिंदुस्तान जिंदाबाद, आज का हिंदुस्तान जिंदाबाद सर, आज का हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुझे आपने भारत का संविधान पढ़ा है, भारत में आपने इसे आप मैं बाबर कादरी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं साहब और दानवीर साहब, ठीक है, ये डिबेट जो है कहीं और जा रही है, लेकिन शायद जो है बाबर कादरी साहब इसमें कामयाब हो रहे हैं, बाबर कादरी साहब आप कामयाब हो रहे हैं अपनी डिबेट को डिरेल करने की, एक अहम मुद्दे को भटकाने की, लेकिन बाबर कादरी साहब मुझे बस इतना सा सवाल का जवाब दीजिए, हमारे आईन में अवाम का हिंदुस्तान है, अवाम, और किसी भी बादशाह, किसी भी हिंदुस्तानी किसी से भी बड़ा है, और अवाम सबसे बड़ी है, तो अवाम का हिंदुस्तान जिंदाबाद सर, अवाम का हिंदुस्तान जिंदाबाद। बाबर कादरी जो है अम्बेडकर साहब, मैं कहता हूँ अम्बेडकर का हिंदुस्तान जिंदाबाद, गोडसे का हिंदुस्तान मुर्दाबाद। 30 सेकंड का वक्त दीजिए। सही है, ये बात सही है, जो बोली अब बात सही बोली। बाबर कादरी सही बाबर कादरी, देखिए बाबर कादरी जैसे जो लोग हैं, मुफ्ती साहब सुन लीजिए, आवाम का हिंदुस्तान है, गांधी का हिंदुस्तान है, बाबर कादरी जैसे लोग वही लोग हैं, वो मानते किसको हैं, वो मीर वाइस फारूक को मानते हैं, जो मस्जिद से सरमन देके अयूब पंडित को मरवाते हैं, ये वही लोग हैं जो यासीन मलिक के कहने पे गौहर भट्ट को मरवाते हैं, मासूम गौहर भट्ट को शहादत दिलवाते हैं, ये वही लोग हैं। आप ही उसका चेहरा साफ हो जाता है, ठीक है, बाबर कादरी, मुझे आज लग रहा था कि आप पाकिस्तानी बात करेंगे, बट आज भी आपने अपना वही पाकिस्तानी चेहरा, वही हिंदुस्तान से जो गद्दारी से भरा हुआ आपका पूरा ऑरा है, वो सामने आया, और हिंदुस्तान की सर मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैसेज साफ है कि जिस इंसान को, जिस शख्स को हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने में भी अगर मगर का सहारा लेना पड़े, तो खुद ही मैसेज साफ हो जाता है। छोटा सा ब्रेक लेकर फौरन लौटते हैं। तो बात हुब्बल वतनी की हो रही है, मुल्क के शहीदों की हो रही है कि क्या उन्हें मजहब में बांटना ठीक है, लेकिन पैनल में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि तमाम तरह की बातें होने लगती हैं और जो बहस है वो डीरेल होती दिखाई देती है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम बात उसी पर करेंगे। वक्त थोड़ा कम है, लेकिन जल्दी जल्दी सभी मेहमानों को इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। और यासिर जिलानी साहब, चलिए ठीक है, ये तमाम बातें कह रहे थे, बाबर साहब भी अपनी तरफ से बातें कर रहे थे, और उनका जो पर्सपेक्टिव है ना वो वाज़ेह तौर पर साफ हो गया, अब हम उस पर बात भी नहीं करेंगे। हम यहां पर बात करते हैं कि जब बात टोटालिटी की होती है तो फिर महेश सर भी कहीं ना कहीं, क्यों आखिर महेश साहब भी थोड़ा सा बैकफुट पर आ जाते हैं कि विनय कटियार का नाम ले लिया, ठीक है, फौज को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन फौज भी समाज का हिस्सा है और ताना बना है, एक नेटवर्किंग है, तो हमको ये समझना नहीं चाहिए क्या समाज में भी क्या जहर घोलने की इजाजत है? नहीं होनी चाहिए ना सर? फिर नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप यकीन करें कि जो हमारी सांझी संस्कृति और सांझी विरासत है वो हमारा पूरा का पूरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो ताना बाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन देखिए कुछ लोग हैं, मैं बाबर कादरी साहब को भी ये बात इसलिए नहीं कहना चाहूंगा कि वो कहीं ना कहीं इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं भाटी साहब के कि वो हिंदुस्तानी है, उनके ऊपर अलगाववादी नेताओं का इतना दबाव है कि वो अपने आप को उससे निकाल नहीं सकते। नहीं तो अगर वो उनसे निकल जाएं
तो वो 100% हिंदुस्तानी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन्हें संभालने की। नोटों का हवाला से जो नोट आता है उसका दबाव है। इन्होंने जमीनें, इन्होंने किला जमीनें अलगाववादी नेताओं ने पाकिस्तान की तरफ से जो ISI फंडिंग करती है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही है भाई। मैं यकीन कर रहा हूं बाबर कादरी को बदल के हिंदुस्तानी बनाऊंगा, ये मेरा आपसे। बाबर कादरी साहब की मुस्कुराहट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। बस मैं इतना सा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, बताओ जरा। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। मेरा ये गम है कि हिंदुस्तान टूटने से बचा है, हिंदुस्तान एक रहे, हिंदुस्तान के लोग खुशहाल रहे। मेरा ये गम है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक हो, बॉर्डरलेस बन जाए। हम चाहते हैं सर, कि बहुत अच्छी बात है कि बाबर कादरी साहब जैसे लोगों से भी मुल्क की यकजहती की और एकता की बात सामने आती है, जो कुछ देर पहले कुछ और बात कर रहे थे और अब कुछ और बात कर रहे हैं। यही तो हमारी कहीं ना कहीं कामयाबी है। महेश वर्मा साहब, मैं बात वही कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही। बाबर कादरी साहब आपको समझ नहीं आ रहा, मैं समझ रहा हूँ सर। आपकी मुस्कुराहट बहुत लोगों को जो मैसेज दे रही है ना, और जो देना चाह रही है वो पहुंच रहा है। ठीक है, क्या कहेंगे? ठीक है महेश साहब, ठीक है, हम उस पर नहीं जाते ना महेश साहब। देखिए मैं उस पर आता हूं महेश साहब। टॉपिक यही है कि यासिर जिलानी साहब कह रहे हैं कि वाकई किसी को भी किसी भी तरह का तफरका पैदा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तो सर कोई भी, हर कोई होना चाहिए ना, उसमें तो मीना कटियार साहब भी शामिल हो जाते हैं। सरकारिया कमीशन इस देश में लाने, उसमें आजम खान भी है, उसमें संजीव दीक्षित भी है, उसमें ओवैसी साहब भी है, मीना कटियार साहब है, और XYZ वो हर आता है। किसी ने आज तक कभी कांग्रेस से सवाल किया, या वो सपा हो या बसपा हो या कोई भी पार्टी हो, किसी ने पूछा कि तुमने सरकारिया कमीशन के जरिए भारतीय सेना को बांटने की जो कोशिश करी जाति बिरादरी वर्ग में, जहां पे मतलब बजरंग बली और जय अली ये सब जो नारे लगते हैं, इन सब चीजों को जिस तरह से बांट के तमाम चीजों में चले जाएंगे। आज भी एक बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, हमने कुछ एक सिस्टम अडॉप्ट किया था। आपको ये मानना पड़ेगा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज क्यों सर उठा के बोलता है, कुछ वक्त आज हमारे शहीदों के ऊपर आप जल्दी से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, क्यों हिचकिचाहट है? मैं तो बहुत गंभीर से कहना चाहता हूं कि छोटी सी डिबेट में, आपकी डिबेट में बाबर कादरी की भाषा बदल गई, लेकिन महेश वर्मा की नहीं बदलेगी। इन लोगों को भी बदलने की जरूरत है, नुमानी साहब को भी बदलने की जरूरत है। जल्दी से क्या ऐसी दिक्कत है कि मीना कटियार साहब का नाम आ रहा है तो वो बैकफुट पर आ रहे हैं? बहुत जल्दी से। देखिए, बहुत से लोग हैं कि उनका आधार अस्तित्व जो है ना वो नकारात्मक सोच और जो है वो व्यवहार पर है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो खाना भी हजम नहीं होगा और मेरे ख्याल में वो जीना भी मुश्किल। हमको टोटलिटी में बात करना चाहिए कि नफरत नॉट एक्सेप्टेड। तो जब देश की जनता के जब अच्छे दिन होते हैं तो उनके खराब दिन होते हैं। दानवीर साहब, कर्नल दानवीर, मैं आपसे आना चाह रहा हूँ और फाइनल कमेंट सर इस पूरी डिबेट का मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ। तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन एक फॉर्मर के बारे में आर्मी मैन होने के नाते, एक आर्मी मैन होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? मैं कोई और सियासी डिबेट, कोई और आपसे रिएक्शन नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि जो लोग मजहब के नाम पर फौज को, सेना को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, उन पे लानत है। इस मुल्क में ब्रिगेडियर उस्मान रहे हैं, इस मुल्क में, इस फौज में हवलदार अब्दुल हमीद रहे हैं, इस फौज में कैप्टन अयूब खान रहे हैं, इस फौज में अभी शहादत मोहम्मद अशरफ वीर ने दी, इसके पीछे लाखों लोग थे। तो ये हमारा एक जज्बा है, ये हमारा उसके साथ तौर तरीका है और इसको सलाम है और हमको इसको मजबूत करना चाहिए। हम सबको मिलकर इस चीज को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना तो हम सबको समझना चाहिए कि जब एक उंगली की बात होती है तो वाकई ये कमजोर होती है, लेकिन जब 5 उंगली एक साथ मिलती है तो मजबूती तो इसी में है। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती? आज का मुद्दा में बस इतना ही।